हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का। अभी तो हमने क्लास 10th की हिस्ट्री स्टार्ट कर ली है, आगे और भी चीजें आने वाली है। और इसमें से जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सर ये स्ट्रेंज क्या है, ये ब्रिटेन क्या बला है। विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूं। ब्रिटेन, जब भी बात ब्रिटेन की आ जाएगी तो याद रख लेना ब्रिटेन, इसमें क्या क्या होगा, इंग्लैंड। जब भी हम वर्ड यूज ब्रिटेन करेंगे तो समझ लेना इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड की बात हो रही है। यानी ब्रिटेन इन तीन राज्यों से बनता है, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, द ग्रेट ब्रिटेन। और ये याद रख लेना एक और बात मेरा बच्चा, कि जब भी हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, या जिसको हम यूके कहा, जिसको हम यूके कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके साथ एक तो इंग्लैंड होगा, यानी तब हम किसकी बात करेंगे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड प्लस वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये याद रख लेना, नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये यूनाइटेड किंगडम है। अब हमारा टॉपिक जो है दैट इज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को। बड़ा आसान टॉपिक है। देखो बेटा, 18 सेंचुरी से पहले, बिफोर 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी से पहले देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ ब्रिटेन, नो कंसेप्ट ऑफ ब्रिटेन। 18 सेंचुरी से पहले ब्रिटेन का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो सर फिर क्या कंसेप्ट था, याद रख लेना, देयर वाज कंसेप्ट ऑफ आइजल्स। क्या कंसेप्ट था, आइजल्स। यानी ये ब्रिटेन जो है, जो इन तीन देशों से मिलकर बना है, 18 सेंचुरी में ऐसी कोई ज्योग्राफिकल हालत थी ही नहीं, ग्रेट ब्रिटेन था ही नहीं। तो क्या था, छोटे छोटे आइजल्स यानी छोटे छोटे आइलैंड्स थे। जैसे इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड अलग आइलैंड हुआ करता था, यानी अलग नेशन हुआ करता था। अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड एक अलग देश हुआ करता था, एक अलग आइलैंड हुआ करता था। और अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड या आयरलैंड जो है ये भी एक अलग देश हुआ करता था। यानी ये तीन अलग अलग ज्योग्राफिकल देश हुआ करते थे, ज्योग्राफिकल कंट्रीज हुआ करती थी, थ्री अलग डिफरेंट कंट्रीज। नाउ हुआ क्या बेटा, 16 सेंचुरी में अगर हम बात करें, क्योंकि हम इन डिटेल डेप्थ में ज्यादा नहीं जाएंगे, 16 सेंचुरी की, मिड 16 सेंचुरी की अगर हम बात करें, इंग्लैंड और वेल्स ने क्या किया, एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया, एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया। यानी वेल्स और इंग्लैंड क्या कर रही है बेटा, ये आपस में मर्ज हो रही है और एक नया नेशन बन रहा है, जिस नेशन में इंग्लैंड और वेल्स है। अब ये बड़ी एक इतिहास का पन्ना है, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम प्रिसाइज और सॉलिड कंटेंट आपको देंगे। तो 15 यानी 16 सेंचुरी के मिड में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हो रहा है इंग्लैंड और वेल्स में, और इंग्लैंड और वेल्स आपस में मिल रहे हैं और एक नया राज्य खड़ा हो रहा है, एक नया देश बन रहा है, जिसमें दो देश है, इंग्लैंड एंड वेल्स। लेकिन 18 सेंचुरी की अगर हम बात करें, मैंने पहले ही कहा कि देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ ब्रिटेन, कंसेप्ट ऑफ ब्रिटेन नहीं था। तो बेसिकली क्या कंसेप्ट था, देयर वाज कंसेप्ट ऑफ आइजल्स, यानी आइलैंड्स का कंसेप्ट था। इंग्लैंड अलग आइलैंड था, स्कॉटलैंड एक अलग देश था, अलग आइलैंड था, और आयरलैंड एक अलग देश। ये आइलैंड मींस कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया जिसके चारों साइड से पानी हो, जिसके चारों साइड से क्या हो, वाटर हो, एनी ज्योग्राफिकल एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, उसको हम आइलैंड या आइजल कहते हैं, ज़ैटिकल। इसी तरह ये सारे आइलैंड थे। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, ये भी एक आइलैंड नेशन है। अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तब की बात, ये भी एक आइलैंड नेशन हुआ करता था। और आयरलैंड की अगर हम बात करें, ये भी एक आइलैंड नेशन हुआ करता था। यानी 18 सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब क्या था, तो कंसेप्ट क्या था, अलग अलग देश हुआ करते थे।
अब जब अलग अलग देश हुआ करते होंगे तो डेफिनेटली इन देशों के बीच में इथनिक वेरिएशन होगी। क्या होगी? इथनिक वेरिएशन वाज देयर, यानी अलग अलग इथनिसिटी के लोग रह रहे थे। जैसे वेलिश लोग वेल्स में रह रहे थे, जिनको वेलिश कहा था। स्कॉट हम उनको कहते थे जो स्कॉटलैंड में रह रहे थे। एरिश हम उन लोगों को कहते थे जो आयरलैंड में रह रहे थे। और इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश उन लोगों को कहते थे जो प्रेजेंट डे इंग्लैंड में रह रहे थे। यानी अलग अलग इथनिसिटी के लोग। अब इनका क्या था? इनका कल्चर यानी इनकी लैंग्वेज यानी इनकी बोली अलग थी, इनका ड्रेस कोड अलग था, इनका पहनावा अलग था। जेड के लिए ड्रेस कोड इनका अलग था। और इनका क्या था बेटा? इनका ड्रेस कोड अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है, और इनका फूड हैबिट भी अलग था। फूड हैबिट्स भी इनके अलग अलग थे। यानी स्कॉटिश लोग, इनकी भाषा अलग थी, इंग्लैंड के लोगों की भाषा अलग थी, एरिश लोगों के यानी आयरलैंड के लोगों की भाषा अलग थी, और वेलिश वाले लोगों की भाषा अलग थी। लेकिन क्या हुआ फिर? इन्हीं इथनिक वेरिएशंस के लोगों को कैसे ग्रेट ब्रिटेन में मिलाया गया, कैसे यूनाइटेड किंगडम बनाया गया, वही हमारा केस स्टडी है आज का। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। अब हुआ क्या बेटा? 1688 में, ना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंग्लैंड में एक रेवोल्यूशन आ रहा है जिसको कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, यहां इसको कहा जाता है ब्लड लेस रेवोल्यूशन। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, ब्लड लेस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। अब इस रेवोल्यूशन में इंग्लैंड में क्या हुआ, और इंग्लैंड बाकी जैसे बाकी आइलैंड्स पे कैसे कब्जा कर रहा है, वही अभी कहानी पढ़नी है। 1688 में इंग्लैंड में आ रहा है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, यानी जिसको कहा जाता है ब्लड लेस रेवोल्यूशन, यानी जिसमें खून खराबा नहीं हुआ। अब ये रेवोल्यूशन क्या था, ये चेंज क्या थी, समझो। अब इंग्लैंड में 1688 से पहले हुआ करती थी मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की। क्या हुआ करती थी बेटा? एब्सोल्यूट मोनार्की। यानी इंग्लैंड में राजा हुआ करता था जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हुआ करते थे, उसी को एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बेटा? इंग्लैंड में एक रेवोल्यूशन आया जिसको कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, 1688 में आया। और इस रेवोल्यूशन ने क्या किया? इस रेवोल्यूशन ने मोनार्की को हटाया और पार्लियामेंट को जन्म दिया। तो अब इंग्लैंड के जितने भी पावर होंगे वो किसके पास होंगे? इंग्लैंड के पार्लियामेंट के पास। यानी मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाया गया और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया गया। नो डाउट कि मोनार्क होंगे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, नाम के मोनार्क। असल में अब पावर किसके पास होगी? अब पावर पार्लियामेंट के पास होगी। 1688 से पहले पावर किसके पास हुआ करती थी? राजा महाराजाओं के पास। अब जब 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया तो पावर किसके हवाले कर दिया गया? पार्लियामेंट। और इसी पार्लियामेंट में हुआ करते थे इलिट्स, वेल्दी बिजनेस पर्संस, बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था, वही इस पार्लियामेंट का हिस्सा हुआ करते थे। अब जब रेवोल्यूशन आया, और आपको यह भी पता है, अब पहला बदलाव इंग्लैंड में आ रहा है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ रहा है। अब इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ? ये ब्लड लेस रेवोल्यूशन क्यों था? क्योंकि इसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। मोनार्की मान गई। मोनार्की ने क्या कर दिया बेटा? मोनार्की ने अपने पावर्स हैंड ओवर कर दिए पार्लियामेंट को। और इस पार्लियामेंट में कौन हुआ करते थे? वेल्दी बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था। नाउ आगे बढ़ाएंगे हम अपनी कहानी को। उसके बाद धीरे धीरे करके इंग्लैंड जो है यह अमीर होता गया। रीजन बताएंगे क्यों। इंग्लैंड धीरे धीरे पावरफुल बनता गया, प्लस धीरे धीरे ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनता गया। इकोनॉमिकली इंग्लैंड क्या बनता गया? स्ट्रांग। अब उसके पीछे की कहानी क्या है? 2 मिनट, ज्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे, 2 मिनट समझाएंगे कि इंग्लैंड पावरफुल क्यों था 1688 के बाद, क्यों इंग्लैंड पावरफुल बन गया धीरे धीरे। इसके रीजन थी क्योंकि इंग्लैंड के पास थी कॉलोनीज। जैसे इंडिया इंग्लैंड की ही कॉलोनी हुआ करता था। यानी इंग्लैंड इतना खतरनाक देश बन के सामने आ गया कि इसने बाकी देशों पे क्या करना शुरू कर दिया? कब्जा। जैसे इंडिया इसकी कॉलोनी हुआ करती थी, अफ्रीका में इनकी कॉलोनीज हुआ करती थी, तो इंग्लैंड बन गया पावरफुल। और जब कॉलोनीज होगी तो कॉलोनीज में लूट मचाएंगे। आपको पता है कि कॉलोनीज में क्या, कॉलोनीज बनाई क्यों जाती है? कॉलोनी बनाई जाती है 2 चीजों के लिए, रॉ मटेरियल प्लस मार्केट के लिए। ये याद रख लेना। यानी जब इंग्लैंड
धीरे धीरे पावरफुल बनने लगा। उसके पीछे की कहानी क्या है, ये पावरफुल क्यों बनने लगा? क्योंकि इंग्लैंड ने क्या कर दिया बेटा, इंग्लैंड ने कॉलोनीज खड़ी कर दी, धीरे धीरे बाकी देशों पे कब्जा करना शुरू कर दी। प्लस अब ये कब्जा क्यों हो रहा था? क्योंकि यहां से क्या आएगा, रॉ मटेरियल। एग्जांपल, जब इंडिया पे कब्जा करेंगे तो इंडिया से आएगा रॉ मटेरियल। सर कौन सा रॉ मटेरियल? मैं एक एग्जांपल दूंगा। लेट अस सपोर्ट इंडिया से आएगा व्हीट, गेहूं। अब इंडिया के किसान से लेंगे ये लगान, इज दैट क्लियर? गेहूं। और ये गेहूं कहां आएगा? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड क्या करेगा, क्योंकि इंग्लैंड में इस टाइम बना आ चुका था एक और रेवोल्यूशन जिसको कहते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्री क्या करेगी, इस व्हीट को कन्वर्ट करेगी बिस्किट में। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये बिस्किट बनाएगी और ये बिस्किट एक तो इंग्लैंड में भी भेजा जाएगा, दूसरा उन देशों में भेजा जाएगा, उन एरियाज में भेजा जाएगा जो इंग्लैंड की कॉलोनीज होगी। अब इंग्लैंड से बिस्किट आएगा इंडिया में, और इंडिया में से इंडिया का, हिंदुस्तान का आदमी बिस्किट खरीदेगा और बिस्किट के बदले देगा गोल्ड एंड सिल्वर, पैसा। और ये गोल्ड एंड सिल्वर कहां जाएगा? ये जाएगा इंग्लैंड में। इन शॉर्ट बता रहा हूं, इज दैट क्लियर? तो इंग्लैंड इससे क्या होगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, क्योंकि कॉलोनीज बनेगी, कॉलोनी से रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री क्या करेगी, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेगी। यानी अगर व्हीट आएगा तो व्हीट से ब्रेड और बिस्किट बनेगी, और ये ब्रेड और बिस्किट वापस जाएगा कॉलोनीज में, क्योंकि कॉलोनी मार्केट है। और इसी मार्केट से क्या किया जाएगा, इस ब्रेड और बिस्किट को भेजा जाएगा और यहां से पैसा उठाया जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर। और ये गोल्ड एंड सिल्वर वापस कहां आएगा? इंग्लैंड। तो इसका मतलब है 18th सेंचुरी में इंग्लैंड पावरफुल बनने की कहानी क्या है? पावरफुल क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके पास कॉलोनीज है और इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। इज दैट क्लियर? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या करेगा, रॉ मटेरियल कॉलोनी से जब लाया जाएगा तो उसको कन्वर्ट करेगा फिनिश्ड गुड में, जैसे बिस्किट और किसी और चीज में, और उसके बाद इनको भेजा जाएगा वापस कॉलोनीज में, और कॉलोनी से आएगा पैसा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज इंग्लैंड को पावरफुल बनाएगी। कैसे? पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इंग्लैंड बिकेम डोमिनेंट, सबसे बड़ा पावरफुल राज्य बन जाएगा। नाउ अब क्योंकि हमें वो कॉलोनियल फेज में नहीं जाना है ज्यादा, हमें बेसिकली देखना है कि ग्रेट ब्रिटेन बना तो बना कैसे। उसके बाद जब इंग्लैंड, मैंने कहा ये आइजल्स हुआ करते थे, जब इंग्लैंड पावरफुल बन गया इकोनॉमिकली पॉलिटिकली, तो इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि क्यों ना बाकी आइजल्स थे जैसे स्कॉटलैंड, जैसे आयरलैंड, क्यों ना इन आइजल्स पे कब्जा किया जाए, क्यों ना इनको इंग्लैंड के साथ ही मिलाया जाए। ज़ेड के लिए अब पहली कहानी क्या है, पहले किस पे कब्जा करने वाले हैं? स्कॉटलैंड पे। और स्कॉटलैंड के साथ इन्होंने कौन सा एक्ट किया साइन? एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। क्योंकि जब इंग्लैंड पावरफुल बन गया तो इसने अपने पावर का मिसयूज कर दिया, और नेबरिंग एक राज्य हुआ करता था, नेबरिंग एक कंट्री हुआ करती थी जिसको स्कॉटलैंड कहते थे, उस स्कॉटलैंड पे कब्जा किया एक एक्ट से जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो इस तरह स्कॉटलैंड किसका हिस्सा बनाया गया? इंग्लैंड का। लेकिन अब आपका सवाल हो सकता है सर कि सर ये स्कॉटलैंड ऐसे ही हिस्सा बन गया, इसके पीछे की कोई वजह थी? क्या खाली इंग्लैंड का पावरफुल होना, इकोनॉमिकली पावरफुल होना या पॉलिटिकली डोमिनेंट होना, क्या ये बता रहा है कि स्कॉटलैंड ने कोई रेजिस्टेंस नहीं की? समझो ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इंग्लैंड चाहता था कि पहले हम किसको मर्ज कर ले, इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड को, क्योंकि वेल्स तो पहले एक्ट ऑफ यूनियन साइन कर चुका था। अब स्कॉटलैंड की बारी। अब स्कॉटलैंड समझो, जब इंग्लैंड ग्रो कर रहा था तो आपको पता है यहां वही, अब डेफिनेटली आपका पड़ोसी अमीर हो रहा है तो आपको बड़ी जलन होगी, डेफिनेटली जलन होगी, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, जलन तो होगी। अब जब इंग्लैंड पावरफुल बन रहा था तो स्कॉटलैंड को जलन हो रही थी कि यार ये देखो हमारे चाचा जी बड़ी तरक्की कर गए। अब स्कॉटलैंड ने सोचा कि क्यों ना इंग्लैंड की तरह मैं भी क्या बन जाऊं, मजबूत बन जाऊं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, मैं एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको ये समझ में आए एक्ट ऑफ यूनियन क्यों साइन किया स्कॉटलैंड ने। इन्होंने एक प्लान लाया दैट इज कॉल्ड डेरिन प्लान। डेरिन प्लान, अब इतना समझो, डेरिन एक जगह है पानामा में, एक एरिया है जिसका नाम है डेरिन, इतना समझो। अब स्कॉटलैंड के लोगों ने सोचा, बड़े बड़े वेल्दी बिजनेसमैन, जमींदार, बड़े बड़े लोगों ने क्या किया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी डेरिन में। अब इतना समझो, इन्होंने सोचा कि हम भी इंग्लैंड को टक्कर देंगे। अभी ये इंग्लैंड से बाहर है, इन्होंने सोचा कि इंग्लैंड भी पावरफुल बन रहा है, इंग्लैंड भी तरक्की कर रहा है, इंग्लैंड के पास भी कॉलोनीज है, तो क्यों ना हम भी इंग्लैंड की तरह सेटअप खड़ा कर दे। तो इन्होंने एक प्लान लाया दैट इज कॉल्ड डेरिन प्लान। अब ये डेरिन प्लान क्या है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना समझो स्कॉटलैंड के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं।
और इनको लग रहा है कि अगर हम ये पैसा लगाएंगे डैरेन प्लेन, क्योंकि यहां नहीं पढ़ाएंगे, डिटेल में हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, आप इतना समझो डैरेन प्लेन। अब ये डैरेन प्लेन जो है, ये इन्होंने सोचा कि एक डैरेन एक जगह है, इन्होंने सोचा कि हम यहां पैसा लगाएंगे, इज दैट क्लियर, और हम धीरे धीरे जिस तरह इंग्लैंड ग्रो कर रहा है इसी तरह ग्रो करेंगे। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, लेकिन ये इनका इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी थी इनकी, ये होगी फेल। क्या होगी बेटा? फेल। और स्कॉटलैंड के लोग जिन्होंने पैसा लगाया था डैरेन प्लेन में, उनका पैसा डूब गया। और ये स्कॉटलैंड पे चढ़ गया कर्जा, डेट। स्कॉटलैंड राज्य, जिस राज्य के पास बहुत पैसा हुआ करता था, उन्होंने अपने राइवल इंग्लैंड को देखा, उनकी तरक्की इनसे नहीं देखी गई। इन्होंने सोचा कि क्यों ना भी हम भी क्या करेंगे, एक प्लान लाएंगे, हम भी इंग्लैंड की तरह मजबूत बन जाएंगे। लेकिन इनकी नीति कहीं ना कहीं फेल हुई। क्या हुई बेटा? फेल हुई। और ये स्कॉटलैंड डेट में पड़ गया, कर्जे में डूब गया। और इसी कर्जे से, ये याद रख लेना, इसी कर्जे से बाहर लाने के लिए इंग्लैंड ने इसी चीज का फायदा उठाया और स्कॉटलैंड से क्या कहा? स्कॉटलैंड से कहा इंग्लैंड ने कि अगर आप हमारे साथ एक्ट ऑफ यूनियन साइन करोगे, अगर आप हमारे साथ मिलोगे, तो हम आपका सारा जितना भी आपके ऊपर कर्जा है हम हमको उतार देंगे। अब इनके पास कोई और चारा था ही नहीं बेचारों का, इज़ के लिए, समझ में आ रहा? तो दैट सिंपली मीन्स ये जो इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड मिल रहा है, इसके पीछे की कहानी है इकोनॉमिक प्रेशर्स। इकोनॉमिक प्रेशर। अभी इकोनॉमिक प्रेशर कहां स्कॉटलैंड से आया? डैरेन प्लेन से। अब डैरेन प्लेन क्या था उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके क्लास में आप पढ़ लोगे डैरेन प्लेन क्या। इतना समझो कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड की तरह मजबूत बनना चाहता है, इसलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है डैरेन एक जगह है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट फेल हो रही है और स्कॉटलैंड कर्जे में डूब रही है। और इसी कर्जे को चुकाने के लिए इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड से कहा कि आप हमारे साथ मिल जाओ और हम आपका क्या उतारेंगे? कर्जा। इसका मतलब स्कॉटलैंड इंग्लैंड का हिस्सा क्यों बन रहा है? इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से। इकोनॉमिक प्रेशर का मतलब है स्कॉटलैंड कर्जे में पड़ रहा है। दूसरी चीज है पॉलिटिकल प्रेशर। क्या है बेटा? पॉलिटिकल प्रेशर। अब पॉलिटिकल प्रेशर क्या है, यानी स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ क्यों मिल रहा है? दूसरी रीजन है पॉलिटिकल प्रेशर। 1705 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने क्या किया? एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं एलिन एक्ट। अब इसको भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इतना समझो एलिन एक्ट। अब इस एलिन एक्ट में क्या कहा गया? एलिन एक्ट में इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कहा कि अगर स्कॉटलैंड हमारे साथ नहीं मिलेगा, हमारे साथ यूनियन नहीं करेगा, तो हम इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि तब स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था इंग्लैंड। अब स्कॉटलैंड की इकोनॉमी इंग्लैंड पे डिपेंडेंट है। अगर इंग्लैंड स्कॉटलैंड को बाइकआउट करेगा तो स्कॉटलैंड का दिवालिया निकलेगा। इज दैट क्लियर? यही एक्ट, इसी को कहा जाता है पॉलिटिकल प्रेशर। यानी इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने क्या किया? एक एक्ट निकाला जिसको एलिन एक्ट कहते हैं। एलिन एक्ट में यह कहा गया कि अगर स्कॉटलैंड इंग्लैंड का हिस्सा नहीं बनेगा, इंग्लैंड के साथ एक्ट ऑफ यूनियन साइन नहीं करेगा, तो हम इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम इनके साथ इकोनॉमिक बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट यानी इकोनॉमिक बाइकआउट मींस, इकोनॉमिक बाइकआउट का मतलब यहां है कि हम इनके साथ ट्रेड का बाइकआउट करेंगे। तब क्योंकि स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा ट्रेड किसके साथ हुआ करता था? सबसे ज्यादा ट्रेड इंग्लैंड के साथ हुआ करता था। इसीलिए स्कॉटलैंड क्या कर रहा है बेटा? स्कॉटलैंड मजबूरी में एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन कर रहा है। किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। और इस तरह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, वेल्स पहले ही मिल चुका था और इन तीनों ने मिलकर बना दिया ग्रेट ब्रिटेन। तो 1707 में बन गया ग्रेट ब्रिटेन। इतनी कहानी तो आपको शुरू समझ में आई होगी। तो दैट सिंपली मींस ये स्कॉटलैंड का जो मर्जर इंग्लैंड के साथ हो रहा है, इसके पीछे की दो रीजन है। पहला इकोनॉमिक प्रेशर एंड दूसरा है पॉलिटिकल प्रेशर। नाउ कमिंग टू द, अब इस कहानी में एक और चीज जो हमें पढ़नी है, दैट इज आयरलैंड के बारे में पढ़ना है। अब नाउ आयरलैंड, अब ब्रिटेन बन चुका है, ग्रेट ब्रिटेन बन चुका है। ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन बन चुका है। कौन कौन है इसमें? इंग्लैंड, इसमें कौन कौन है? वेल्स, और इसमें 1707 में किसने मर्ज किया? स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड की कहानी मैं बता चुका हूं। लेकिन इससे पहले हम आयरलैंड के बारे में बात बताए थोड़ा सा, और स्कॉटलैंड के बारे में। अब जब स्कॉटलैंड 1707 में इंग्लैंड के साथ मर्जर कर गया, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने क्या करना शुरू कर दिया? इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर दिया, स्कॉटलैंड के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इंग्लैंड बड़ा पावरफुल था, इज दैट क्लियर? तो इन्होंने क्या कर दिया? डोमिनेट। और पहला डोमिनेशन क्या था? इनकी जो गैलिक लैंग्वेज, अब स्कॉटलैंड के जो हाईलैंडर्स थे, जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, हाईलैंडर्स, अब स्कॉटिश हाईलैंडर्स का मतलब है स्कॉटलैंड के पहाड़ी लोग।
अब उनकी भाषा थी गैलिक। वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? गैलिक लैंग्वेज थी। लेकिन जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ मर्जर कर जब स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड के साथ 1707 में मर्जर कर दिया, तो याद रख लेना, इंग्लैंड ने इस गैलिक लैंग्वेज पे लगा ली बैन। यानी अब स्कॉटलैंड के हाईलैंडर्स, पहाड़ी लोग, इस भाषा को नहीं बोल सकेंगे। तो कौन सी भाषा बोलनी है? उन्हें बोलनी है इंग्लिश लैंग्वेज। यानी अब इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा है। अब इंग्लैंड अपना कल्चर इन लोगों पे थोप रहा है। इज दैट क्लियर? यानी इनको भी अब कौन सी बोली बोलनी पड़ेगी? इंग्लिश। लेकिन इनकी भाषा क्या है? गैलिक। तो गैलिक को बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, कहा गया इनका नेशनल ड्रेस कोड, इनका नेशनल ड्रेस कोड, उस पे भी लगाई गई बैन। बैन ऑन नेशनल ड्रेस कोड। अब कश्मीरी का पहनावा अलग है, मराठी का पहनावा अलग है, इसी तरह अंग्रेजी इंग्लिश का पहनावा अलग था, और स्कॉटलैंड के हाईलैंडर का पहनावा अलग था, पहाड़ी लोगों का पहनावा अलग था। लेकिन इनसे कहा गया कि अब आप ये ड्रेस नहीं पहन सकते हो। तो क्या पहनना पड़ेगा? आपको पहनना पड़ेगा इंग्लिश ड्रेस कोड। इज दैट क्लियर? यानी कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के लोगों के कल्चर पे क्या किया जा रहा है बेटा? ऑनस्लॉट किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, कहा जाता है जो लोग, जिन स्कॉटलैंड के हाईलैंडर्स ने, जिन स्कॉटिश हाईलैंडर्स ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। उनको क्या किया गया बेटा? उनको अपने देश से बाहर निकाला गया। उनको इंग्लैंड से क्या किया गया बेटा? दे वर थ्रोन आउट फ्रॉम स्कॉटलैंड। इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं उनको अपने घरों से बाहर निकाला गया। उनको बाहर बाकी राज्यों में, बाहर कंट्रीज में क्या किया गया बेटा? उनको दफा कर दिया गया। इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं जो अगर रिवोल्ट हो रहा है, अगर स्कॉटिश पीपल इसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहेंगे, इंग्लैंड की इस डोमिनेशन के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, तो क्या किया जाएगा? उनको वहां से उठा के बाहर किसी और देश में दफा किया जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ स्कॉटलैंड की कहानी खत्म। नाउ अब हमारे इस ग्रेड स्ट्रेंज केस में एक और पन्ना है आयरलैंड का। अब सर आयरलैंड को कब इंग्लैंड का हिस्सा बनाया गया? अब आयरलैंड की कहानी क्या थी? आयरलैंड में ये याद रख लेना, क्रिश्चियनिटी। अब क्योंकि हमें पता है कि यहां जो लोग हैं, दे आर द बिलीवर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। इंग्लैंड के लोग हो, स्कॉटलैंड के लोग हो, या वेल्स के लोग हो, दे आर द बिलीवर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी के भी दो सेगमेंट्स है, दो ब्रांचेस है। पहले को कहते हैं कैथोलिक्स, आप इतना याद रखो, और दूसरे को कहा जाता है प्रोटेस्टेंट्स। जब हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे मार्टिन ल्यूथर के बारे में, तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा बुद्धिज्म में दो ब्रांचेस थी, महायाना एंड हिनयाना। इज दैट क्लियर? जैसे आपने पढ़ा होगा इस्लाम के भी दो ब्रांचेस है, शिया एंड सुन्नी। अब शिया एंड सुन्नीज क्या है? नो डाउट ये दोनों इस्लाम में ही है, लेकिन थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी के भी दो ब्रांच है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। इनमें भी थोड़े से आइडियोलॉजिकल वेरिएशंस है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम आने वाला एक और यूनिट पढ़ेंगे तब वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अब आयरलैंड में कैथोलिक्स मेजॉरिटी में हुआ करते थे, लेकिन बट दे वर पुअर। हुआ तो मेजॉरिटी में हुआ करते थे कैथोलिक्स, लेकिन क्या थे? गरीब। और प्रोटेस्टेंट्स थे माइनॉरिटी में। क्या थे बेटा? माइनॉरिटी में, लेकिन ये थे रिच, बहुत अमीर लोग। और याद रख लेना, इंग्लैंड में कौन ज्यादा रह रहे थे? इंग्लैंड में भी रह रहे थे ज्यादा प्रोटेस्टेंट्स। कौन रह रहे थे बेटा? प्रोटेस्टेंट्स। तो इंग्लैंड के लोगों ने सोचा कि यार आयरलैंड को कैसे इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जाए। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यहां के प्रोटेस्टेंटों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को फाइनेंशियली, FINANCIALLY, फाइनेंशियली और प्लस, यानी फाइनेंशियली मदद करना शुरू कर दिया। प्लस इनको क्या प्रोवाइड कर दे? वेपन्स, हथियार, एडवांस्ड वेपन्स। क्यों? ताकि यहां के प्रोटेस्टेंट्स यहां आयरलैंड के कैथोलिक्स को डोमिनेट करें। ये मेजॉरिटी में है तो है, लेकिन गरीब है। ये माइनॉरिटी में है, लेकिन ये अमीर है। और इनको बैक कौन कर रहा है? इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड क्यों बैक कर रहा है? क्योंकि इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेंट्स है। और यहां झगड़ा क्या है? यहां शिया सुन्नी की लड़ाई मान लो है। यहां कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की आपस में नहीं बन रही है। और इस लड़ाई का फायदा कौन उठा रहा है? इंग्लैंड। इंग्लैंड इस लड़ाई में क्या कर रहा है? फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है प्रोटेस्टेंट्स को, और प्लस उनको एडवांस्ड वेपन्स दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि वो किसको डोमिनेट करे, ताकि वो किसको दबाए? कैथोलिक्स को। इज दैट क्लियर? और इस तरह से यहां के लोगों ने, प्रोटेस्टेंट्स ने यहां के कैथोलिक्स को दबाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्योंकि इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स की मदद कर रहा था, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? जब यहां के कैथोलिक्स ने देखा कि इंग्लैंड हमारे राज्य में इंटरफेयर कर रहा है, तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1798 में, याद रख लेना, एक रिवोल्ट छेड़ा।
और उस रिवोल्ट के लीडर थे वुल्फी टोन, वुल्फी टोन। और इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था यूनाइटेड इरिशमैन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी इसकी, यूनाइटेड इरिशमैन। वुल्फी टोन ने क्या किया, 1798 में रिवोल्ट छेड़ा, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। रीजन मैं बता चुका हूं। वुल्फी टोन की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था यूनाइटेड इरिशमैन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने 1798 में रिवोल्ट छेड़ दिया, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन फाइनली, क्योंकि इंग्लैंड बहुत पावरफुल था, आयरलैंड का मुकाबला इंग्लैंड से कभी था ही नहीं उतना, क्योंकि इंग्लैंड तो डोमिनेट कर रही थी। फाइनली इस रिवोल्ट को दबाया गया और 1801 में, याद रख लेना, आयरलैंड को भी किसका हिस्सा बनाया गया, इंग्लैंड का हिस्सा बनाया गया। और इस तरह से यूनाइटेड किंगडम बन गया। इज दैट क्लियर? क्या बन गया बेटा, यूनाइटेड किंगडम। यानी अभी तक था ग्रेट ब्रिटेन, अब इस ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आयरलैंड आएगा, यानी आयरलैंड आएगा, ये याद रख लेना, तो ये ग्रेट ब्रिटेन से क्या बनेगा, यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह से क्या हुआ बेटा, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम हो चुका, बन गया। इज दैट क्लियर? लेकिन अब जब यूनिफिकेशन हुई उसके बाद, क्योंकि इनका कल्चर अलग था, स्कॉटलैंड का कल्चर अलग, इंग्लैंड का कल्चर अलग, आयरलैंड का कल्चर अलग, तो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए इस के लिए जिससे क्या किया क्रिएट किया गया, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की गई, ताकि हमें लगे, इंग्लैंड के लोगों को भी लगे कि हम इसी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, वेल्स के लोगों को भी लगे कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, इनको नहीं लगे कि हम अलग लोग हैं, और स्कॉटलैंड के लोगों को भी और आयरलैंड के। तो इसके लिए क्या किया गया, याद रख लेना, ये कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए इंग्लैंड ने पहली चीज इंग्लिश लैंग्वेज को इंपोज किया। इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया बेटा, इंपोज किया ऑन एंटायर यूके। English language was imposed on entire UK। यानी अब पूरे यूके में कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, इंग्लिश। अब जब वेल्स का आदमी, इंग्लैंड का आदमी, स्कॉटलैंड का आदमी एक ही लैंग्वेज बोलेगा तो उनको लगेगा कि आपस में वो डिफरेंट है, एक ही है, उनको एक ही लगेगा। तो वही तो चाहते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करना, बहुत खतरनाक है। दूसरा, इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने एक कॉमन नेशनल एंथम बना दिया। नेशनल एंथम, कॉमन नेशनल एंथम क्रिएट कर दिया, कॉमन नेशनल एंथम। अब अभी तक इनका नेशनल एंथम अलग अलग, स्कॉटलैंड का अलग हुआ करता था, आयरलैंड का अलग हुआ करता था, इंग्लैंड का अलग हुआ करता था। लेकिन जब इन चारों आइलैंड्स का मर्जर हुआ तो इनका एक कॉमन नेशनल एंथम था, और जिसका नाम क्या था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये याद रख लेना। अब इसे भी कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। तीसरा, कॉमन नेशनल फ्लैग इंपोज किया गया, कॉमन नेशनल फ्लैग, एडॉप्शन ऑफ कॉमन नेशनल फ्लैग। अभी तक नेशनल फ्लैग अलग अलग हुआ करता था, अब इन्होंने क्या किया, अब इन इंग्लैंड हो, स्कॉटलैंड हो, आयरलैंड हो, वेल्स हो, वहां पे एक ही फ्लैग लहराएगा जिसका नाम है यूनियन जैक। ये याद रख लेना। इन चारों के फ्लैग्स को मिलाया गया और एक ही फ्लैग बनाया गया जिसका नाम है यूनियन जैक। कॉमन नेशनल फ्लैग के पीछे की कहानी क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करना। दैट के लिए यानी इंग्लिश लैंग्वेज को इंपोज किया गया, कॉमन नेशनल एंथम बनाया गया जिसका जो क्या है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, प्लस कॉमन नेशनल फ्लैग बनाया गया जिसका नाम है यूनियन जैक। और इतना ही नहीं, याद रख लेना, इस कॉमन आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए कॉमन कल्चर अपनाया गया, कॉमन कल्चर अडॉप्ट किया गया। कॉमन कल्चर वाज अडॉप्टेड थ्रूआउट यूके इन ऑर्डर टू क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन की कहानी यानी यूके की कहानी खत्म हो गई ना। अब आपके सवाल हो सकते हैं कि सर, पहला सवाल है, इसको स्ट्रेंज क्यों कहते हैं, ये बाकी केसों से क्यों अलग था। आपने पढ़ा होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इस सवाल का जवाब, इसको स्ट्रेंज इसलिए कहते हैं कि इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको 3 कारण बता दूंगा इसको स्ट्रेंज क्यों कहते हैं। आपने पढ़ा होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इटली यूनिफाई करने से पहले इटली 7 स्टेटों में डिवाइडेड थी। लेकिन याद रख लेना, इस इटली को यूनिफाई करने के लिए जरा बताओ, पहल किसने ली, प्रयास किसने किया, आम जनता ने। दैट मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ इटली को यूनाइट करने के लिए प्रयास किसने किया, कॉमन पीपल ने। लेकिन अब यूके को जो यूनाइटेड किंगडम बनाया गया, इसके लिए प्रयास का आम जनता ने नहीं किया, ये याद रख लेना। दिस वाज टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, यानी लोगों ने यूनाइटेड किंगडम बनाने के लिए रेवोल्यूशन नहीं लाया जिस तरह इटली में रेवोल्यूशन लाया गया, नहीं। तो यहां किसने
यूनाइटेड किंगडम को बनाने के लिए किसने पहल की? टॉप डाउन अप्रोच था। टॉप डाउन अप्रोच मींस ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस थी। क्या थी बेटा? ये ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब है इंग्लैंड के पार्लियामेंट के बड़े बड़े एलिट्स ने ये पहल की कि वो यूनाइटेड किंगडम को बनाए, न कि लोगों ने। इसीलिए ये पहले याद रख लेना, इसे स्ट्रेंज केस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां लोगों ने पहल नहीं की, यहां लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया यूनाइटेड किंगडम बनाने के लिए। यहां अटेम्प्ट किसने किया? बड़े बड़े लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, पार्लियामेंट ने। इसलिए ये क्या है बेटा? बाकी केस से अलग है, इसीलिए इसको कह रहे हैं स्ट्रेंज। ये पहला रीजन है क्योंकि यहां का टॉप डाउन अप्रोच था, बॉटम अप्रोच नहीं था। बाकी जितने भी केस है वहां का अप्रोच क्या था? बॉटम अप्रोच। बॉटम अप्रोच मींस कि वहां जब रेवोल्यूशन आया तो रेवोल्यूशन लाया किसने? आम जनता ने। लेकिन यहां जो रेवोल्यूशन आया, यहां जो यूनाइटेड किंगडम बनाया गया, वो बनाया किसने? वो बनाया पार्लियामेंट ने, ब्यूरोक्रेट्स ने। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, अब देखो बेटा, जब इटली में रेवोल्यूशन आया या फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, जर्मनी, रेवोल्यूशन मतलब जब जर्मनी को यूनिफाई किया गया या इटली को क्या किया गया? यूनिफाई किया गया, तो याद रख लेना यहां लोगों के पास था कॉमन कल्चर, कॉमन। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा। इटली 7 स्टेटों में डिवाइड थी, लेकिन लोग चाहते हैं इन 7 स्टेटों को क्या कह रहे? यूनाइट। क्यों? क्योंकि उन 7 स्टेटों में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज एक है, उनका पहनावा, उनका खाना, उनका बोलना एक जैसा है। लेकिन क्या यहां पे कॉमन कल्चर था? नहीं था, ये याद रख लेना। इंग्लैंड के लोग इंग्लिश बोलते थे, स्कॉटलैंड के लोग कोई और लैंग्वेज बोलते थे, आयरलैंड के लोग इंग्लिश बोलते थे। तो इसका दूसरा मतलब यह है, ये स्ट्रेंज केस इसलिए क्योंकि यहां कॉमन कल्चर नहीं था, यहां कल्चरल डिफरेंसेस थी। क्या थी बेटा? कल्चरल डिफरेंसेस थी। और फिर इन्हीं कल्चरल डिफरेंस को हटाने के लिए मैं बता रहा हूं, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए लास्ट में क्या कर रहा है इंग्लैंड, वो मैं 4 स्टेप्स बता चुका हूं। तो इसीलिए ये क्या है? ये स्ट्रेंज केस है, यानी ये डिफरेंट केस है बाकी सारे राज्यों से, क्योंकि यहां लोगों के बीच में कॉमन कोई आइडेंटिटी थी नहीं, नो कॉमन कल्चर वाज एट ऑल। तो पहला टॉप डाउन अप्रोच था, दूसरा कोई कॉमन कल्चर नहीं था, इसीलिए क्या है बेटा? ये स्ट्रेंज केस है। तीसरा बेटा, ये याद रख लेना, तीसरा, ये सडन रेवोल्यूशन नहीं था, ये क्या था? इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। क्या थी बेटा? धीरे धीरे, याद रख लेना। यूनाइटेड किंगडम ऑल ऑफ सडन नहीं बनाया गया, जैसे इटली की यूनिफिकेशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन सडनली आ गया। लोग बाहर घरों से निकले, इज दैट क्लियर? लुई 16 को हटाया, मोनार्की को खत्म किया और रेवोल्यूशन लाया। लेकिन यहां रेवोल्यूशन लाने में बहुत समय लगा, यानी यूनाइटेड किंगडम को बनाने के लिए यहां सालों साल, 100-200 साल लगे, इज दैट क्लियर? यानी इस यूके को बनाने के लिए 200-300 साल लगे बनाने के लिए, यानी सडनली नहीं हुआ। तो ये सडन रेवोल्यूशन नहीं है, ग्रेजुअल है, इसीलिए ये बाकी केसों से क्या है बेटा? स्ट्रेंज है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। विद दिस वी हैव एंडेड टुडेस ब्यूटीफुल टॉपिक। अगर आपका कोई भी डाउट है, फील टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय एंड हैव अ गुड टाइम अहेड। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।